मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से जीते हैं। वो सब दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक जो सबके सामने है, शाम को 7 बजे या अंधेरा होने के बाद मैंने सुना था, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जो मेरे जैसे। ये जो स्पेस था यहाँ पर इस पार्क में, वो बहुत अपना-सा था और मैं अपने आप को किसी जेंडर आइडेंटिटी में लेबल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्वेयर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। इंडियन पेरेंट्स, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। पापा ने सिर्फ़ इतना बोला था कि आई एम सॉरी। मैं अपनी मॉम को लेके दिल्ली प्राइड 2023 में गया। आई गेस वो उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने इतने सारे क्वेयर लोगों को एक साथ देखा था। मेरी मम्मी बहुत घबरा गई, काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश। मैं 25 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। मेरे प्रोनाउंस ही और दे हैं। मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे है, यानी कि मैं आदमियों की तरफ आकर्षित हूँ। मुझे आदमी अच्छे लगते हैं और मैं अपने आप को किसी जेंडर आइडेंटिटी में लेबल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्वेयर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अपना मास्टर्स दिल्ली स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क से किया है और मेरी जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिक है, जो कि डिफरेंट है, जो कि मुझे पसंद है। और आज मैं यहाँ जोश टॉक्स में खड़ा हूँ आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। मेरे स्कूल टाइम में जब मैं 11-12 साल का था, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मैं शायद मुझे लड़के पसंद है, शायद मैं उनकी तरफ आकर्षित हूँ। पर कभी आस-पास ऐसा कुछ देखा नहीं था, कभी आस-पास ऐसा कुछ सुना नहीं, कभी किसी ने कहा नहीं, तो मुझे लगा मैं अलग हूँ, मैं लाखों में से एक हूँ और मुझे अपनी ये जो बात है, ये बहुत छुपा के रखनी है। इस बात को छुपाने के कारण मुझे पूरा स्कूल लाइफ एक ऐसे हेटेरोसेक्सुअल और हेटेरोनॉर्मेटिव वे में जीना पड़ा, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, अपनी फीलिंग्स को ना बोलते हुए। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से जीते हैं। वो सब दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक जो सबके सामने है, एक जिसमें वो लोगों के सामने वैसे हैं जैसे लोग उनसे चाहते हैं, और एक जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है। मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही रहूँगा। मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत सारे रिलेशनशिप में गया लड़कियों के साथ, बहुत एफ़र्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट्स डाले, ताकि खुद को ये प्रूव कर सकूँ कि नहीं, मैं आदमियों की तरफ आकर्षित नहीं हूँ। मैं भी एक लड़की की तरफ आकर्षित हो सकता हूँ, मैं भी इस समाज में वैसे ही रह सकता हूँ, मैं भी शादी कर सकता हूँ। पर पूरी कोशिश करने के बाद भी ना, वो डिनायल मेरे दिमाग में, और वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने का जो थॉट था, वो वैसे का वैसा ही रहा। वो फीलिंग वैसे की वैसी ही रही और मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा था। 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम खत्म हुए, वो जो बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले की कुछ छुट्टी होती है, उस टाइम पे पहली बार अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। सेक्सुअलिटी, जेंडर, जिसको आज हम बहुत ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, जिसकी हम एक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट डेफ़िनेशन ढूँढते हैं। उस टाइम पे मेरे लिए सिर्फ़ ये था कि मैं एक आदमी होके एक आदमी की तरफ आकर्षित हूँ। मेरे घर के पास एक पार्क था और शाम को 7 बजे या अंधेरा होने के बाद मैंने सुना था, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जो मेरे जैसे हैं। जो मेरे जैसे ही हैं, जो आदमी हैं और दूसरे आदमियों की तरफ आकर्षित हैं। मैं जब पहली बार वहाँ गया और कुछ लोगों को देखा, हिम्मत नहीं थी कि किसी से बात करूँ, हिम्मत नहीं थी कि किसी से मिल के उसका नाम पूछूँ। बस थोड़ा-सा देखा, घूमा और आ गया। जब दोबारा वहाँ गया तब ऐसा लगा कि मैं भी यही हूँ और ये जो स्पेस था यहाँ पर इस पार्क में, वो बहुत अपना-सा था। मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैंने फर्स्ट ईयर में किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज गया, कॉलेज के कुछ महीनों में ही कुछ दोस्त बने और हम कॉलेज की लॉन में बैठ के बात कर रहे थे। जब लॉन में बैठ के बात कर रहे थे तो किसी ने अचानक से बोला कि नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ देखी है? सीरीज़ का नाम था सेंस 8 और उसमें बहुत सारे क्वेयर कैरेक्टर्स थे उस टाइम पे। मैंने नहीं देखा था। तो सब आपस में डिस्कस करने लगे, अचानक से किसी ने बोला कि उसमें लेस्बियन और ट्रांस लोग हैं। वो 2 शब्द
जो आज तक मैं खुद से नहीं बोल पा रहा था। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये शब्द जो मैंने आज तक खुद से कभी नहीं बोले थे, वो उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के सबके सामने बोल दिए। जब वो शब्द सबसे पहले मेरी कानों में पड़े तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये इन शब्दों को बिना डरे कैसे बोल सकते हैं? पर उसी वक़्त जो डिनायल और एक्सेप्ट ना करने का डर था एक टाइम का, उन शब्दों ने उनको थोड़ा-सा पीछे धकेल दिया। मैं लेकिन उस सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे पता था कि मैं गे हूँ। मुझे पता था कि मैं गे हूँ और मैंने उस बात को अपने मुँह से अपने लिए बोला था। उसके बाद मैंने डेटिंग ऐप्स यूज़ करना शुरू किया। जब डेटिंग ऐप्स यूज़ किए तो देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेयर लोग हैं जो मुझसे पहले भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जो मुझसे पहले भी इस सोसाइटी में रह चुके हैं, जो खुश हैं, जो जॉब कर रहे हैं। ये 2017 की बात है, 2017-18 के बीच की बात है, तो इस समय तक सेक्शन 377 का जो वर्डिक्ट है वो भी नहीं आया था। अ, हम अभी तक इल्लीगल ही थे और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उन सबसे मिलने के बाद मुझे ऐसे पता चला, जैसे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो मुझे लग रहा था कि मैं लाखों में एक हूँ, मैं लाखों में से एक था। जब मेरे पापा ने मुझसे पहली बार पूछा, क्या तुम लड़कों की तरफ आकर्षित हो? क्या तुम्हें लड़कों से प्यार है? तो हाँ, आज मेरे पास उस बात का जवाब था। आज मेरे पास उन सारे सवालों का आंसर था। बस ये डर लग रहा था कि क्या मैं सच बोलूँगा तो क्या मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या मुझे घर से निकाल देंगे, मारेंगे, बंद कर देंगे, मेरा फ़ोन ले लेंगे? क्या होगा? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और ऐसा भी था कि झूठ बोल देता हूँ, डिनायल में रहेंगे। जैसे मैं इतने साल डिनायल में रहा, वो भी इतने साल आगे जाके डिनायल में रह लेंगे। बोल देता हूँ नहीं ये मैं नहीं हूँ, बोल देता हूँ कि नहीं ये सब एक फ़ेज़ है। पर सिर्फ़ इतना पता था कि मैं गलत नहीं हूँ और इस छोटी-सी बात पे मैंने सच बोल दिया। मैंने बोला हाँ, मैं गे हूँ और मुझे लड़के ही पसंद हैं। मन में ये भी था कि अगर घर से निकाल दिया तो क्या? बस ये था कि ठीक है, इतना पढ़ लिख लिया है कि अपना घर, अपना पेट पाल लूँगा। सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा था उस वक़्त। तो मैंने बोला हाँ, मुझे लड़के पसंद हैं। हाँ, मैं लड़कों की तरफ ही आकर्षित हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल पूछे, जिन सवालों में पहला सवाल था, क्या तू ठीक है? क्या तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से तू यहाँ पर है? क्या ये फ़ेज़ है? क्या ये कभी बदल नहीं सकता? मैंने सारे सवालों का जवाब वैसे ही दिया जैसे वो सुनना चाहते थे कि नहीं ये नहीं बदल सकता। नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वज़ह से मैं आज गे हूँ। मेरी मम्मी बहुत घबरा गई, काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आगे जाके क्या होगा? इसका साथ कौन देगा? परिवार का क्या? यही सब सवाल लेकर वो साइड में जाके बैठ गई। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की उस वक़्त और पापा ने भी ज़्यादा बात नहीं की। पापा ने सिर्फ़ ये पूछा कि पापा ने सिर्फ़ इतना बोला था कि आई एम सॉरी कि हम उस टाइम पे नहीं थे जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी। और आई गेस वो एक स्टेटमेंट, वो एक लाइन मुझे उनके इतने करीब ले गई कि शायद मैंने कभी ज़िंदगी में अपने माँ-बाप के करीब खुद को इतना महसूस ही नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा कि काश ये बात मैं इनसे पहले बोल लेता या काश ये बात मैं इनसे पहले कर लेता। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। सो जब ये बात हो गई तो मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान थी। वो परेशान इस वज़ह से नहीं थी कि मैं गे था, वो परेशान इस वज़ह से थी कि आगे जाके क्या होगा? मैं अकेला रह जाऊँगा। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे बहुत सारे सवाल हैं। मैंने बोला और मेरे पास शायद सारे जवाब नहीं होंगे। पर हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं सीखता हूँ और आपको बताता हूँ। आपको जितना समझ आए आप समझो, जितना वक़्त लेना है लो, लेकिन मैं यही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो बोला है, आप लोग भी मेरे साथ ही रहने वाले हो।
वो जो एक कमिंग आउट का प्रोसेस था ना, जो मैंने कभी प्लान नहीं किया था या मैंने कभी सोचा नहीं था मैं उनको कभी बताऊँगा, उस इंसान ने मुझे आउट करके आई थिंक सो मेरी लाइफ़ को पूरा चेंज कर दिया था। मुझे उनके करीब ले आया, मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया खुद को लेके कि आज जब मैं खुद को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा। आई डोंट नो उसके मन में क्या था, क्या इंटेंशन थी, बट जो भी उसने किया वो बहुत अच्छा किया। हम लोग रोज़ बात करने लगे। इसी दौरान ये 2019 की बात है, तो 2018 सेक्शन 377 का वर्डिक्ट आ चुका था। तो मेरी नानी को रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। तो उस दौरान उन्होंने मेरी माँ को मम्मी को कॉल किया और ये बोला कि मेरी मम्मी ने उनसे ये पूछा कि अब आगे कैसे? इसके जैसे लोग भी नहीं हैं। मैंने कभी देखे भी नहीं हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो मेरी नानी ने बोला ऐसे बहुत से लोग हैं और अब तो ये लीगल भी हो गया है इनका एग्ज़िस्टेंस। अब तो सरकार भी इनका साथ दे रही है और तुम लोग उसका साथ नहीं दोगे तो भी वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो इससे अच्छा है उसका साथ दे दो। क्योंकि अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया और उसने बाहर जाके वो एक्सेप्टेंस ढूँढने की कोशिश की, तो क्या पता कौन उसका किस तरीके से यूज़ करेगा। क्या पता क्या होगा, उसको घर मिलेगा कि नहीं, उसको खाना मिलेगा कि नहीं, उसको वो प्यार मिलेगा कि नहीं जो तुम उसे देना चाहते हो। शायद वो बातें मेरी मम्मी को लग गई या शायद उन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश की और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। मेरी मम्मी मेरे पास आई, मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोगों को पता चल गया लेकिन कल को और लोगों को भी पता चलेगा क्योंकि मैं अपने आप को छुपा के नहीं रखना चाहता, तो क्या करोगे? तो मेरी मम्मी ने बस इतना बोला था कि देखो जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है बट हम जब अपने घर में रहते हैं ना, तो हम बचपन से ही छोटी से छोटी चीज़ों का वैलिडेशन अपने घर वालों से माँगते हैं कि मैं ये शर्ट पहन लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये खरीद लूँ। और जब वो हमारी आइडेंटिटी को वैलिडेट कर देते हैं, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट वो जब हमारी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें वो वैलिडेशन मिल गया है कि हम अब तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब हमें डिनायल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से एक जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे उनको सिखाने की। मैंने एक छोटा-सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया उस टाइम पे, जिसका नाम था ह्यूमन्स ऑफ क्वेयर। हम लोगों ने स्टोरीज़ पोस्ट करने का सोचा, सिर्फ़ क्वेयर लोगों की। उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था क्वेयर जेंडर, आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी के बारे में। बस इतना पता था कि मुझे ये कहानियाँ लेके आनी है क्योंकि जब मैं उस डिनायल में था, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता, अगर मैं अपने आस-पास ऐसा कुछ देख पाता, अगर मैं कुछ समझ पाता, तो मुझे इतना वक़्त नहीं लगता, अपने आप को अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना पड़ता। जब कहानियाँ आनी शुरू हुई तो दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात थी कि अभी बहुत सारा रोना-धोना होने वाला है। क्योंकि क्वेयर लोग हैं और अभी लास्ट के 2-3 साल में मैंने बस यही सुना है कि हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है। किसी को मार देते हैं, किसी को घर से निकाल देते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है और वो होता है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ़ यही होगा। पॉज़िटिव स्टोरी या हैप्पी स्टोरी या होपफुल स्टोरीज़ नहीं आएँगी। पर जब वो स्टोरीज़ आनी शुरू हुई, उनमें एक्सेप्टेंस था। उनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस था, उनमें एक्सेप्टेंस बाय देयर फैमिली था, उनमें प्यार था, उनमें भरोसा था, उसमें लड़ने की ताकत थी, उसमें रेज़िलियंस था, उसमें ग्रोथ थी, उसमें जेंडर आइडेंटिटी के अलावा भी बहुत कुछ था। उसमें उनका करियर था, उनका घर था, उनका परिवार था। उस दिन समझ आया कि बहुत सारी ऐसी होपफुल स्टोरीज़ हैं और इन स्टोरीज़ का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आज 3 साल हो गए हैं, हमने शायद 1000 स्टोरीज़ की हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ ये बात बताते हुए कि उसमें से 80% यानी कि 80% स्टोरीज़ जो हैं, जो कहानियाँ हैं, वो पॉज़िटिव हैं, वो होपफुल हैं
उसमें एक्सेप्टेंस है। उस एक्सेप्टेंस की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक्सेप्टेंस लेकिन एक तरफ़ा नहीं है। वो एक्सेप्टेंस एफर्ट्स की तरफ से है। वो एक्सेप्टेंस में बहुत सारा एफर्ट्स है, दोनों तरफ से, हर तरफ से जो लोग उस कहानी में इन्वॉल्व हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी मॉम को लेके दिल्ली प्राइड 2023 में गया। आई गेस वो उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने इतने सारे क्वेयर लोगों को एक साथ देखा था। बहुत सारे लोग थे, न्यूज़ में आया था कि 13,000 लोग थे। मेरी मम्मी के पास बहुत सारे लोग आए क्योंकि लोग मुझे जानते थे, तो उनके पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने ये बोला कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हो, आप अपने बेटे का साथ दे रहे हो, आप इतने ओपनली उसको सपोर्ट कर रहे हो। बट मेरी मम्मी परेशान थी। मेरी मम्मी के चेहरे पे वो जो परेशानी थी वो काफ़ी झलक रही थी। तो जब प्राइड ख़त्म हो गई, मैं घर आया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? कैसा लगा? तो उन्होंने शुरू में बोला बहुत अच्छा था, उनका इंटरव्यू हुआ, न्यूज़ चैनल वगैरह हो, फिर बहुत सारे सवाल पूछे गए। शी वाज़ लाइक हैप्पी, बट वो परेशानी उनके चेहरे पे दिख रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ? फिर मम्मी ने मुझे यही बोला कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, जिनके माँ-बाप शायद उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद उनको ऐसी लाइफ जीनी पड़े जिसमें उनको अपनी जेंडर आइडेंटिटी से हमेशा स्ट्रगल करना पड़े। तो उस बात का मुझे दुःख है कि अब और कितना वक़्त लेंगे? तो मैंने उनको इतना बोला कि आपको भी समझने में वक़्त लगा था और शायद आप भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो एक चीज़ आई दिमाग में कि उनको जब हम बोलते हैं कि हम आप पे बहुत प्राउड है कि आपने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया, आपने अपने बच्चे को स्वीकार किया, आपने अपने बच्चे की आइडेंटिटी को इतनी ओपनली सपोर्ट किया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे खुद का होता है। हम जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, हम जब उस चीज़ को आइडेंटिटी को ऐसे करेजियसली हम जब उस आइडेंटिटी को करेजियसली सबके सामने बोलते हैं, हम जब खुद को सपोर्ट करते हैं ना, हम आधी लड़ाई तभी जीत जाते हैं। और उसके बाद जब पेरेंट्स की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि वो जब हमें एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। बट उसमें काफ़ी एफ़र्ट हमारा खुद का होता है और वो एफ़र्ट हमें लेना चाहिए, अगर हम सच में चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें। वो एफ़र्ट, वो अनकम्फ़र्टेबल कन्वर्सेशन हमें करने पड़ेंगे। हमें उनसे जाके बोलना पड़ेगा कि ये जेंडर होता है और ये सेक्स होता है। ये ओरिएंटेशन होता है, मेरा अट्रैक्शन किसके तरफ है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि गे होने की वजह से मैं ज़िंदगी में अकेला नहीं रह जाऊँगा। बहुत सारे स्ट्रेट लोग भी ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं और बहुत सारे गे लोग भी अपनी पार्टनर्स के साथ बहुत खुश हैं। हमें उनको बताना पड़ेगा कि हर ट्रांस इंडिविजुअल, अगर एक ट्रांस इंडिविजुअल रेड लाइट पे ताली बजा के हाथ फैलाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। और ये सब हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम उस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं।